हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 48। आज है पीवाईक्यू की क्लास 48, जिसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और 25 प्रश्न कौन से रहते हैं? वो पीवाईक्यू के रहते हैं। पूरे व्याख्या सहित उसको सॉल्व करवाया जाता है, ठीक ना। आज हम लोग जून 2020 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जून में जो प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था, जून 2020 में जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना देर के हुए चले हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 3-4 नाटक करा दिया है, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ये अंधेर नगरी और ध्रुव सामने। मैंने 4 नाटक को करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, पूरी व्याख्या के साथ, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, महत्वपूर्ण गीत। कि मैंने उसको एकदम अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास वो है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। हम लोग जून 2020 में जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, उसी के प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ए काज, बी आखर, सी कान और डी वायु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखो, वायु शब्द जो है वो तद्भव नहीं है। एक प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी जो है वो सही है, वायु जो है वो तद्भव नहीं है। देखो आंसर डी लिखा है कि दिए गए विकल्पों में वायु तद्भव शब्द न होकर तत्सम के अंतर्गत आता है। ये क्या है कि तत्सम के अंतर्गत आता है वायु, जबकि कान, काज और आखर तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्रमशः कर्ण, कार्य और अक्षर होंगे। प्रश्न संख्या 2 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? ऋण नहीं। ए जलद, बी नाक, सी कान और डी पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, ऋण नहीं? तो इनमें से देखो, इनमें से जलद शब्द जो है वो यौगिक है, रूढ़ नहीं है। तो 2 का विकल्प ए जो है वो सही है। देखो आंसर है, लिखा है कि उपयुक्त प्रश्न का सही विकल्प जलद होगा। जलद जल पानी प्लस द और देने वाला शब्दों से मिलकर बना है। जल मतलब पानी और प्लस द मतलब देने वाला, पानी देने वाला शब्दों से मिलकर बना है जलद। अतः यौगिक शब्द है। क्या ये यौगिक शब्द है? जबकि नाक, कान और पर ये ऋण शब्द के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 3 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ए अरबी, बी फारसी, सी लैटिन और डी यूनानी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखो, अरबी भाषा जो है वो आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो 3 का विकल्प ए जो वो सही है। देखो आंसर है, लिखा है कि विकल्पों में दी गई भाषाओं में अरबी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती, अपितु यह शामी भाषा के अंतर्गत आती है। तो अरबी भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो वो शामी भाषा के अंतर्गत आती है। जबकि लैटिन, यूनानी एवं फारसी आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 4 लिखा है कि तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? ए पोर्चुगीज, बी अरबी, सी तुर्की और डी हिंदी। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो वो किस भाषा का मूल शब्द है? तो वह अरबी भाषा का मूल शब्द है तारीख। 4 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखो आंसर भी लिखा है कि तारीख शब्द अरबी भाषा का है। आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं। जबकि पेरू, पादरी ये आदि पुर्तगाल भाषा के हैं और उर्दू, तोप, तमगा ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है? ए 10, बी 9, सी 8 और डी 7। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? तो इनके अनुसार नाथों की संख्या 9। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। देखो
प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। नौ नाथों का नाम क्रमशः इस प्रकार है, जो नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, गोरक्षनाथ या गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर और मलयार्जुन। ये नौ नाथों के नाम है इस प्रकार। ये नौ नाथों के नाम है। प्रश्न संख्या 6। लेखे कि नगर बाहिरे डोंबित तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहर नगरी नाड़िया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? ए सराहपा की, बी कड़ापा की, सुलेहिपा की और डी डोमिपा की। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छुई जायसो बाहर नाड़िया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो वह कड़ापा की। विकल्प बी जो है वो सही है 6 का। आंसर भी लिखा है कि प्रश्न में दी गई पंक्ति नगर बाहिर डोंबी तोहरी कुड़ियाँ छाई, ये छुई जाय सो बाहर नाड़िया, ये सिद्ध कड़ापा की है। ये जो पंक्ति किसकी है? सिद्ध कड़ापा की है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जो सरापा है उनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। लुइपा और डोमिपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं। ये सभी सिद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 7। लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दिव्याश्रय काव्य के रचयिता हैं। ए पुष्पदंत, बी हेमचंद्र, सी जैनाचार्य मेरुतुंग और डी विद्याधर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दिव्याश्रय काव्य के रचयिता हैं। तो कौन है? तो वो है हेमचंद है। विकल्प बी जो वो सही है। दिव्याश्रय काव्य के रचयिता शुक्ल के अनुसार कौन है? तो वो है हेमचंद्र। आंसर भी लिखा है कि प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिव्याश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद्र हैं। इस काव्य की रचना हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृतिक काव्य भी है। जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। पुष्पदंत किसके कवि हैं? अपभ्रंश के कवि हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ 63 महापुराण है। 63 महापुराण किसका है? तो पुष्पदंत का है। इन्हें अपभ्रंश का भभूति भी कहा जाता है। देखो इनको पुष्पदंत को अपभ्रंश का भभूति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। अपभ्रंश के कवि हैं और इनकी जो ग्रंथ है कौन सी? 63 महापुराण है और ये अपभ्रंश के भभूति भी कहे जाते हैं। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा है। प्रबंध चिंतामणि किसका है? तो मेरुतुंग का है। और आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्रकृति पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 8। लिखा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ए अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजार प्रसाद द्विवेदी और डी गणपति चंद्रगुप्त। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो किसने सुझाया है? तो वो सुझाया है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। विकल्प ए जो वो सही है 8 का। देखो आंसर है। लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया है। किसमें सुझाया है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया है। अतः उचित उत्तर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होगा। प्रश्न संख्या 9। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? ए अन्विति, बी विचारात्मकता, सी संवादात्मकता और डी आत्मव्यंजकता। प्रश्न संख्या 9 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो वह संवादात्मकता। विकल्प सी जो वो सही है 9 का। देखो आंसर सी। लिखा है कि
संवादात्मकता निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है, बल्कि नाटक की विशेषता में आएगा, जबकि अन्वित विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता निबंध की तात्विक विशेषता है। ठीक ना। प्रश्न संख्या 10, लिखा एक त्रिशंकु के नाटककार हैं ए मुद्रा राक्षस, बी ब्रजमोहन शाह, सी मणि मधुकर और डी रमेश बख्शी। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? तो वह ब्रजमोहन शाह। विकल्प डी जो है वो बी जो है वो सही है 10 का। देखो आंसर बी, लिखा है कि त्रिशंकु नाटक के नाटककार ब्रजमोहन शाह है। त्रिशंकु एक व्यंग प्रधान नाटक है। नाटककार ने त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते मूल्यों पर चोट किया है। तिरचट्टा मुद्रा राक्षस का, रसगंधर्व मणि मधुकर का तथा देवयानी का कहना है ये रमेश बख्शी का चर्चित नाटक है। तिरचट्टा किसका? मुद्रा राक्षस का। रसगंधर्व किसका? मणि मधुकर का। और देवयानी का कहना ये रमेश बख्शी का चर्चित नाटक है। और त्रिशंकु किसका है? तो वह ब्रजमोहन शाह का नाटक है। देखो प्रश्न संख्या 11, लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विद्यानिवास मिश्र और डी कुबेरनाथ राय। तो निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, ये तीनों तो निबंध, ये तीन जो है वो ललित निबंधकार हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है ये ललित निबंधकार नहीं है। तो विकल्प ए जो इसका सही होगा 11 का। रामचंद्र शुक्ल जो है वो ललित निबंधकार नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आंसर है, लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र एवं कुबेरनाथ राय ये ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व आदि प्रमुख हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधकार कौन कौन से हैं? तो अशोक के फूल है, कुटज है, आलोक पर्व, ये इनकी ललित निबंध हैं प्रसाद जी की। और विद्यानिवास मिश्र की ललित निबंध कौन कौन से हैं? चितवन की छां, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, आंगन के पक्षी और बंजारा मन, ये विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध है। कौन कौन से? चितवन की छां, हल्दी दूब, तुम चंदनम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन। तथा कुबेरनाथ राय, इनका मतलब कि ललित निबंध कौन कौन सा है? प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग्य, ये और निषाद बांसुरी, ये कुबेरनाथ राय के ललित निबंध हैं। ठीक ना। कौन कौन से हैं इनके? प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग्य, निषाद बांसुरी। और चिंतामणि, इनकी जो मतलब कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। और चिंतामणि किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जिसमें मनोविकार संबंधी एवं सैद्धांतिक निबंध शामिल है। चिंतामणि कैसा कैसा निबंध है? तो वह है मनोविकार एवं सैद्धांतिक निबंध है। प्रश्न संख्या 12, लिखा है कि लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ए भाग्यवती, बी रहस्य कथा, सी नूतन ब्रह्मचारी और डी परीक्षा गुरु। लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वो पात्र है परीक्षा गुरु के। विकल्प डी जो वो सही है 12 का। देखो लाला ब्रजकिशोर एवं मुंशी चुन्नीलाल यह परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। इसके उपन्यासकारक कौन है? तो श्रीनिवास दास है। श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसी उपन्यास के पात्र कौन है? लाला ब्रजकिशोर एवं मुंशी चुन्नीलाल। भाग्यवती जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 है, ये श्रद्धाराम फिलोरी का है। एवं नूतन ब्रह्मचारी 1886,
1886 तथा रहस्य कथा 1879। यह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा ये किसका है? ये दोनों उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में लिखा है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? ए दूसरी तरफ, बी लाल पसीना, सी 7 नदियां एक समुद्र और डी वे दिन। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो किस में किया गया है? तो वो किया गया है 7 नदियां एक समुद्र में। विकल्प सी जो वो सही है तेरे का। ये किसका है? ये जो रचना है वो किसकी है? तो वो है नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ठीक ना, नासिरा शर्मा का उपन्यास ये है। देखो आंसर से लिखा है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण नासिरा शर्मा के उपन्यास 7 नदियां एक समुद्र में किया गया है। किसमें? 7 नदियां एक समुद्र में। वे दिन उपन्यास के लेखक निर्मल वर्मा है। वे दिन के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का एवं महेंद्र भल्ला का। दूसरी तरफ किसका है? ये महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। देखो 7 नदियां एक समुद्र ये किसका है? नासिरा शर्मा का है। वे दिन निर्मल वर्मा का है और लाल पसीना ये अभिमन्यु अनंत का है और दूसरी तरफ ये महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 14 लिखा है इसमें कि सीता हरण तात जने कहु पिता संजाई जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? ए अर्थार्थक संक्रमित वाच्य ध्वनि, बी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, सी वस्तु ध्वनि और डी अलंकार ध्वनि। तो 14 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 14 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो सही होगा विकल्प ए अर्थार्थक संक्रमित वाच्य ध्वनि। और ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है लक्षणामूलक ध्वनि और दूसरा होता है अभिधामूलक ध्वनि। ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है लक्षणामूलक, एक होता है अभिधामूलक। ठीक, तो इसका विकल्प ए सही 14 का। यहाँ पे लिखा है। प्रश्न संख्या 15 लिखा है इसमें कि देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलम्बन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी श्याम सुंदर दास। तो यह कथन किसका है? तो देखो यह जो कथन है पहले कहाँ से लिया गया है? तो ये चिंतामणि भाग 2 से लिया गया है। प्रकृति का जो चित्रण मतलब जब करते हैं शुक्ल जी तो वहाँ से लिया जाता है। तो चिंतामणि किसकी है? तो वो शुक्ल जी की है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन शुक्ल जी का है। 15 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखो आंसर भी लिखा है कि देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलम्बन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि है कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जो चिंतामणि भाग 2 के निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है। प्रश्न संख्या 16 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। बी अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। सी प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। और डी अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो 16 का जो है कथन डी ये सही नहीं है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, ये बात गलत है। ठीक ना, तो ये गलत है। तो 16 का विकल्प डी है वो गलत है।
देखो आंसर डी लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, कथन सही नहीं है। जबकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं तथा प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। कथन पूर्णतः सत्य है जो अरस्तु और प्लेटो के दार्शनिक विचारों से मेल खाते हैं। प्रश्न संख्या 17 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरी में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। बी सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मत का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। सी कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। और डी कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 17 का इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखो कथन सी जो है वो सही है कि कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। ये बात सही है, 17 का सी जो है वो सही है। देखो आंसर सी लिखा है कि कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कथन सही है। जबकि अन्य विकल्पों का कॉलरिज के साहित्य एवं कला संबंधी मान्यताओं से मेल नहीं हो रहा है। ध्यातोत है कि बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज की प्रसिद्ध कृति है जिसमें उनकी कोई मान्यता नहीं है। बायोग्राफिया लिटरेरिया तो ये तो उनकी कृति है, किसकी, कॉलरिज की, लेकिन उसमें जो है कोई मान्यता नहीं है। प्रश्न संख्या 18 लिखा कि निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। ए अहिंसा, बी अलग मतदाता सूची, सी करुणा और डी लोकतंत्र। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। तो किस बिंदु को लेकर, तो वो था अलग मतदाता सूची को लेकर। तो 18 का विकल्प बी जो वो सही है। देखो आंसर भी लिखा है कि अलग मतदाता सूची पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। ग्वाल्मेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलील पेश की थी कि अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए स्थायी दास्ता का रूप ले लेगा। जबकि अंबेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख पा सकता। इन परिस्थितियों में अब सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले जिससे वह अपनी रक्षा कर सके, अन्य दिए गए विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 19 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। ए विकेंद्रिता, बी केंद्रवाद, सी विखंडन और डी स्थानीयता। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। तो कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, तो वो है केंद्रवाद। विकल्प बी जो वो सही 19 का। देखो आंसर भी लिखा है कि केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीयता उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। आधुनिकता का अगला चरण उत्तर आधुनिकता है जो निरंतर गतिशील है। उत्तर आधुनिकता का कोई केंद्रवर्ती रूप नहीं बना या बन सकता है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार के विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया है। इसमें साहित्य, सांस्कृतिक, दर्शन आदि तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन है। इसमें स्थानीयता के गुण भी मौजूद रहते हैं। प्रश्न संख्या 20 लिखा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था। ए बालकृष्ण भट्ट, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी पद्म सिंह शर्मा कमलेश और डी
किशोरीदास वाजपेयी। तो 20 में लिखा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो किस लेखक से हुआ था? तो वह हुआ था बालमुकुंद गुप्त से। विकल्प बी जो है वो सही है 20 का। देखो आंसर भी लिखा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद जो है बालमुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया। उनकी ख्याति उनके लिखे शिव शंभू की चिट्ठी से है। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग परक होती थी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण, शक्ति आदि प्रमुख है। किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरी दास वाजपेयी को। उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय है। उनके ग्रंथों में ब्रजभाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी, हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख हैं। जबकि पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य सेवैयों के इंटरव्यू में इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित किया है। प्रश्न संख्या 21 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? ए. सर्वहारा का अधिनायकत्व, बी. इतिहास चक्र, सी. वर्गहीन समाज और डी. परिवर्तन की अनिवार्यता। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो वह है इतिहास चक्र। विकल्प बी जो है वो सही है 21 का। देखो आंसर भी लिखा है कि दिए गए विकल्पों में इतिहास चक्र की अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, जबकि सर्वहारा का अधिनायकत्व, वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। ध्यातव्य है कि मार्क्सवादी एक भौतिक पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है। प्रश्न संख्या 22 लिखा है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? ए. मुर्गे और तीतर, बी. हिरण और मुर्गावी, सी. भेड़ और बकरी और डी. गधे और ऊंट। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? तो वह किन को पालकर बैठी है? तो बैठी है मुर्गा और तीतर को। विकल्प ए जो वो सही है 22 का। देखो आंसर ए लिखा है कि दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति मुर्गे और तीतर नामक पक्षियों को पालकर बैठे हैं। गीत फरोश चकित है दुख, गांधी पश्चांति, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी आदि इनकी अन्य काव्य ग्रंथ हैं। शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 23 लिखा है कि रामचरितमानस की उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ए. श्याम सुंदर दास, बी. रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी. रामचंद्र शुक्ल और डी. मलयज। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। तो यह किसने कहा है? तो यह कहा है शुक्ल जी ने। विकल्प सी जो वो सही है, रामचंद्र शुक्ल ने। देखो आंसर सी लिखा है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। श्याम सुंदर ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी कोविद, रत्नमाला, रूपक रहस्य, साहित्य लोचन आदि प्रमुख हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख रचना में कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी नवलेखन, कविता का पक्ष और भक्ति काव्य यात्रा ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है। अमलयाज की प्रमुख रचना जो है वो जख्म पर धूल, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ, ये इनकी प्रमुख कृति है। किसकी? मलयाज की।
जख्मों पर दूर और अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ। प्रश्न प्रश्न संख्या 24 लिखा है कि गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बसे चौं देश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? ए. अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर। बी. संपत्ति के लूट जाने पर। सी. हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। और डी. अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? तो यह दोहा किस संदर्भ में कहा है? तो वह कहा है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। 24 का विकल्प सी जो वो सही है। देखो आंसर से लिखा है गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बसे चौ देश। यह दोहा अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। गौरतलब है कि खुसरो अपने गुरु से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे। उनका परलोकवास खुसरो के लिए आघात समान था। अन्य पद्धत विकल्प असंगत है जिनका इस संदर्भ में कोई साम्य नहीं है। तो निजामुद्दीन औलिया ये मतलब कि यह अमीर खुसरो के गुरु थे। प्रश्न संख्या 25 लिखा कि ओ मेरे आदर्शवाद मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए. स्वयं से असंतुष्टि। बी. आत्मालोचन। सी. असमंजस की स्थिति। और डी. आत्ममंथन। ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो वह सही नहीं है कि असमंजस की स्थिति। विकल्प सी जो है यह सही नहीं है। 25 का सी जो है सही नहीं है। आंसर से लिखा है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। इन पंक्तियों के आधार पर असमंजस की स्थिति वाला प्रदत्त विकल्प मेल नहीं खा रहा है, जबकि स्वयं से असंतुष्टि, आत्मलोचना एवं आत्ममंथन के भाव प्रयुक्त उपयुक्त कविता से संबंधित हो रहे हैं। तो विकल्प सी जो है 25 का सही है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं से और आपको PYQ लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने नाटक वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप जाइए उसको भी देखिए, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।